हाय अनिकेत, हाय मैम। सो बेसिकली जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम कंप्लीट अंजू वर्मा है और मैं अभी 18 साल की हो गई हूँ। मेरा कल बर्थडे था और इसके अलावा मैं एक हरियाणा स्टेट के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव दौलतपुर से बिलोंग करती हूँ और अभी मैंने 12th के एग्जाम्स दिए हैं और मैं बुलंद उड़ान की फाउंडर एंड सीईओ हूँ। उसी के साथ हो चुके हैं और ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ओके, सो अनिकेत, जैसे कि आपने एजुकेशन पूछा, उसका आंसर ये है कि क्या होता था कि मैं ये बात उन दिनों की है जब जून 2012 चल रहा था। मैं 5th स्टैंडर्ड में थी और मैं 10 साल की थी। तो जैसे कि सब लोगों को पता है, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। तो गांव में एक कंडीशंस और ऐसी होती है कि लोग अपने माता पिता जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो मुझे भी कभी घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन क्या हुआ कि जून में हमारे हरियाणा में, इंडिया का तो आगे पता नहीं, लेकिन हमारे हरियाणा में जून में 1 महीने की छुट्टियां पड़ती है। ठीक है, तो उसके अंदर बच्चे 1 महीने में एंजॉय कर सकते हैं। पूरे साल में 1 मंथ जून में छुट्टियां पड़ती है। तो मुझे कभी घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। हालांकि मेरे पापा मुझे घर का काम नहीं करवाते थे, क्योंकि एक 5th स्टैंडर्ड की बच्ची क्या कर सकती है। ठीक है, तो मुझे पढ़ने के लिए घर पे ही टाइम देते थे और बोलते थे कि जितने तक गांव में स्कूल है तुम पढ़ो। ठीक है, तो मेरे दूर के रिलेटिव्स कोई आए हुए थे और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तुम 1 महीना हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए क्यों नहीं चली जाती। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्योंकि आप सोचो, पिंजरे में बंद पक्षी को बोलो कोई कि हम आपका गेट खोल सकते हैं, तो उसको कितनी खुशी होगी। उतनी खुशी मुझे हुई थी कि मैं 1 महीने के लिए अपनी आजादी जी सकूंगी। और एक ये भी था कि जैसे एक मेहमान हमारे घर पे आता है तो हम कितनी अच्छी सी उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगा कि मैं तो 30 दिन के लिए जा रही हूँ आगे वालों के घर और मुझे तो 30 दिन मेहमान नवाजी मेरी होने वाली है। तो मैं यही सोच के गई थी कि मुझे अच्छे से वो लोग मेरा हालचाल पूछेंगे और अच्छे से मैं रहूंगी वहां पे। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं था। मैं चली तो गई थी वहां पे, लेकिन क्या था कि मुझे 2 घंटा तो हालचाल मेरा पूछा था उन्होंने। ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन मुझे सुबह 5 बजे उठा दिया और मुझे बोला कि 15 लोगों के लिए चाय बनाओ। तो मुझे चाय बनाना नहीं आता था, चीनी चाय पत्ती कम ज्यादा पड़ जाती थी। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे चाय बनाते हैं, मैंने वो सीख लिया। उसके बाद में सीख लिया इन द सेंस कि मैंने बोला कि हाँ मुझे आ गया। फिर ऐसे करते करते उन्होंने मेरे को डेली रूटीन का सारा काम करवाया और मुझसे पूछा गया तुमने सीख लिया। मैंने बोला कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये भी नहीं कह सकती कि मैं सीख नहीं पाई, वरना कहेंगे तेरा दिमाग ही नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ सीख गई मैं। अगले मुझे नहीं पता था कि, मैंने सोचा कि चल सिखाया है इन्होंने आज कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना चाहिए हर चीज को। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा हाँ बोलना कि हाँ मैंने ये चीज सीख ली है, वो कितना बुरा इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ सकता है। तो हुआ यूं कि अगले दिन ही मुझे सुबह 5 बजे फिर से उठा दिया और बोला कि तुम सीख तो गई हो सारा काम, अब करो फिर खुद सारा। सुबह 5 बजे से उठकर 10:30 मेरे को 7 बजे उठने की आदत थी और 9 बजे मैं सो जाती थी। लेकिन 5 बजे उठा के 10:30 बजे तक झूठे बर्तन आप धो रहे हो, काम साथ में करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारे जाने के बाद बाकी सब लोग ऐसे चारपाई पे बैठ गए जैसे 1 महीने के लिए सर्वेंट आ गया हो। अब समझ पा रहे होंगे कि उस टाइम मेरे पे क्या बीती होगी। उसके बावजूद इतना ठीक है, उन्होंने काम करवाया, नौकर बना के रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने बॉडी मसाज तक मुझसे करवाया जाता था। वो टर्न बाय टर्न अपना नंबर लगा लिया, इसके बाद मुझे बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज अपनी करवाते थे वो लोग, एक 5th स्टैंडर्ड बच्ची से। आई कांट इमेजिन कि अब मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ तो सीरियसली मेरा माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और लेकिन अब मैं उस डर से, उन सब चीजों से बहुत बाहर निकल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको उस चीज को शेयर कर सकती हूँ। मैंने उस इंसिडेंट को 1-2 साल तो शेयर भी नहीं किया था किसी से, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के बाद जब सीरियसली मैं उस चीज को मैंने फील किया और मैं समझा कि मैं उस डर से बाहर निकल चुकी हूँ बहुत ही प्रॉपर तरीके से, तब मैंने इस चीज को शेयर करना स्टार्ट किया। और मैं 20 डेज मेरे बीत गए थे, एक सेकंड मेरा ऐसे कहते हैं ना कि तड़प तड़प के मरने वाला, तो एक सेकंड मेरा ऐसा जा रहा था।
उसके बाद जो मेरे पापा थे वो किसी काम से उस गांव में गए थे और 2 राइडर्स ऑलरेडी थे वो बाइक पे। लेकिन फिर भी मैं रोने लगी कि मेरा होमवर्क अनकम्प्लीट है, मुझे घर जाना है पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कैसे भी करके मेरे पापा के साथ 3 राइडर्स एक सिंगल बाइक पे, जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साथ आई मेरे पेरेंट्स के और घर आ गई। वहां आने के बाद पेरेंट्स के इन्वायरमेंट में रही तो मैं थोड़ा अच्छा फील करने लगी और उस चीज को थोड़ा थोड़ा भूलने लगी। लेकिन उसके बाद जैसी कुछ और मेरी फ्रेंड्स थी जो कि मेरे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी से आती थी मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए, उन लड़कियों का हमेशा होमवर्क अनकम्प्लीट रहता था। डेली उनको मार पड़ती थी, उनको रोज चक्कर काटना पड़ता था, ग्राउंड में जाके हैंड रेस करके चक्कर काटना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनसे एक दिन मजाक में पूछा कि तुम्हें रोज मार खाने में मजा आता है क्या? तुम पढ़ क्यों नहीं लेती हो? होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं कर लेती हो? तो उन लड़कियों ने पंजाबी में मुझे इतनी गालियां दी जिसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ द स्क्रीन, इतनी गालियां दी। लेकिन मुझे पंजाबी कभी समझ तो नहीं आती थी, लेकिन गालियां किसी भी लैंग्वेज में दे दो समझ आ जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे समझ आ गया था, उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो फ्री रहती हो इसलिए तुम होमवर्क कंप्लीट कर लेती हो, जो लिखने के लिए दिया वो लिख लेती हो, जो पढ़ने के लिए दिया वो पढ़ लेते हो। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। हमारे जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने दूसरों की जमीन ठेके पे ले रखी है और सुबह से लेके शाम तक हम घर का काम करते हैं। हम भी 5 बजे उठते हैं, 3 बहनें थी वो, हम तीनों 5 बजे उठ जाती है और एक एक करके काम बांट लेते हैं और शाम को भी हम लोग काम करते रहते हैं। और तुम्हें पता है अंजू, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि तुम्हें पता है अंजू, जब हम घर जाते हैं तो हमारा कोई वेट कर रहा होता है, तुम्हें पता है वो कौन होता है? मैंने बोला कोई फैमिली मेंबर होगा, कोई भाई बहन होगा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने सैड होकर बोला बफेलो, काओ, पशु हमारा वेट कर रहे होते हैं अंजू। कब हम जाकर उनको चारा डालें, नहलाएं, धुलाएं, उनका दूध निकालें, वो हमारा वेट कर रहे होते हैं। हमारे बिना भूखे होते हैं वो। और जब हम जाते हैं ना तो उनका पूरा केयर हमें करना पड़ता है, घर का काम हमें करना पड़ता है। और कभी भी हमें मार की डर से या कैसे भी किताबें खोलने का मन हमारा भी करता है अंजू, लेकिन जैसे ही किताबें खोलते हैं तो पापा ये बोलते हैं कि तुम ही किताबें खोलकर पढ़ने बैठ जाओगी तो ये घर का काम कौन करेगा? इस बीच हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम पढ़ सकें। और तुम्हें ज्यादा ही चिंता है ना हमारी पढ़ाई की, उन्होंने मुझसे बोला, तो जाके हमारे मम्मी पापा को समझाओ, हमें मत समझाओ। तो ये बात उन्होंने मुझे बोली थी। तो उसके बाद क्या है ना कि मेरे गांव में स्कूल था और मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था। मैं वापस आ गई जब हमारी छुट्टियां पड़ी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ बोलने को जवाब नहीं था एक्चुअल में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब लड़कियां थी, मैं जब घर आई, क्योंकि वो जैसे कि फिल्मों में होता है ना कि जो सीन होता है वो बार बार में रिपीट हो रहा होता है। तो जो सीन था ना, जो लड़कियों ने बोला कि हमें मत समझाओ, जाके हमारे मम्मी पापा को समझाओ, तो वो सीन मेरे माइंड में रिपीट हो रहा था बार बार। मैं सैड थी, और क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों का पता चल जाता है कि वो सैड है, तो मम्मी ने मुझसे आके पूछा कि हुआ क्या है। मैंने सुना था कि दुख दर्द शेयर करने से, मतलब कि आपका जो दुख दर्द है ना वो शेयर करने से बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं मतलब अंदाजा था। मैंने मेरी मम्मी को शेयर किया, मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ये सब हुआ है। और मैंने आज उन लड़कियों को जब पूछा तो उन्होंने मुझे गाली गलौज दी। और उसके बाद मैं कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए, ये कुछ ऐसा मैंने जब बोला तो कहते हैं ना कि दुख दर्द कम होता है वो आपका साथ देते हैं। लेकिन मेरी मम्मी ने उल्टा मुझे डांटा कि तुम्हें क्या जरूरत है दूसरों के काम में टांग अड़ाने की, तुम अपने काम में ध्यान रखो ना, तुम क्यों दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो। तो वो एक दिन था जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था। और सीरियसली मैं बता नहीं सकती, मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम के लिए, इतना ज्यादा माइंड मेरा खराब हो गया था। अगले दिन टेस्ट टीचर ने बोल रखा था, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, टाइम निकाल के मैंने घर पे बहाना बना के कि मैं दादा दादी से मिलने जा रही हूँ। दादा दादी गाँव में अलग रहते थे, मम्मी पापा अलग रहते थे, तो 1 महीने में एक बार दादा दादी से मिलने के लिए कोई नहीं रुकता। तो मैं बोली कि मैं दादा दादी से मिलने जा रही हूँ गाँव में,
तो जब लेकिन मैं बहाना बना के आई थी, मैं दादा दादी से मिलने नहीं आई, बल्कि वहीं से ही गली पकड़ के मैं उनके घर चली गई 3 किलोमीटर। मैं शॉर्टकट से गई थी, सो मैं आधे घंटे में पहुंच गई थी हार्डली। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको कुछ बोला तो उन्होंने मुझे उल्टा डांटा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी पतंग की डोर ढीली छोड़ रखी है, जिस दिन कट जाएगी उस दिन पता चलेगा, एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलती नहर में 2 बाल्टी पानी और सही क्या जाता है, इतने दिनों से सुन ही रहे थे। उसके बाद हम घर आए, मेरी नहीं उन्होंने सुनी, तो भी क्योंकि जो जिन लोगों को कुछ सोल्यूशन करना होता है, तो जो पजल उनके सामने होती है, जब तक वो उसको सोल्यूशन उसका नहीं मिल जाता तब तक उनको चैन नहीं आता। उन्हीं में से मैं भी एक थी, जब तक वो उसका हल वालों में से नहीं था। तो मैंने टीचर को अगले दिन जाके शेयर किया कि मुझे कुछ ऐसा केस हुआ है, जो लड़कियां हमारे जो स्कूल में है वो होमवर्क अनकम्प्लीट करके आती है, तो लेकिन जो रीजन है वो इसके पीछे का रीजन ये है। तब मुझे एक नया वर्ड सुनने को मिला कि चाइल्ड लेबर हो रहा है उनके घर पे, उनके साथ वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, और इसके अंदर 50,000 का जुर्माना, 6 महीने तक की। सुनने के बाद मुझ में एक एनर्जी आई इनडायरेक्टली, और मुझे लगा कि हाँ अब मैं सही हूँ और मैं सही जा रही हूँ। उसके बाद में टीचर ने मुझे गाइड किया कि तुम अकेले मत जाना इस बार, यदि तुम जाना भी चाहो तो तुम सरपंच को और पंच को लेके जाना। तो मैं गांव के उनके घर पहुंची। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में एक नई टेक्निक आ गई थी कि आगे वाली की तारीफ करो तो वो आपकी सुनेगा। ठीक है, मैंने जाते ही बोला, जब पहली बार गई थी तो जिसने चाय पानी का नहीं पूछा था ना, अब की बार मैंने जाते बोला, अंकल जी आप तो देखने से इंटेलिजेंट लग रहे हो, आप जैसा कोई है, और आप तो देखो मतलब रुतबा देखो। तो इतना सुनते उन्होंने बैठाया चेयर पे, चाय पानी बिस्किट सामने रखे, अब वो सुनने के लिए बिल्कुल रेडी थे। फिर बातों बातों में उनको बोला कि आप तो एटलीस्ट अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल भी नहीं भेजते। ठीक है, तो लेकिन आप सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा इनको पढ़ने के लिए टाइम दिया करो। तो उनको लगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, और इनडायरेक्टली वो समझ भी गए। मैंने एक एग्जाम्पल उनके सामने रखा कि जो लोग होते हैं जो लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते, और जो 14 साल से कम उम्र की होती है, छोटे बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनसे इतना घर का काम करवाते हैं जिससे उनके प्रेशर बने, बर्डन बने, और वो ना स्कूल का काम कर सके ना वो खेल कूद सके, तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। 50,000 का जुर्माना, 6 महीने की कैद, पड़ोस में किसी को हुई है। इतना सुनते ही 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है इन अ विलेज, तो वो बहुत डर गया इनडायरेक्टली, और उन्होंने अपनी लड़कियों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरा जो मोटिव था उतना नहीं था कि किसी को डरा धमका के वहीं रख दो और डरा धमका के पढ़ाई करवाओ। मेरा मोटिव ये है कि किसी के मन में ना एक्चुअल क्लियर गोल बनाओ कि स्टडी एक्चुअल है क्या, उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बोला कि ना 2-3 दिन में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आने वाली है, तो आप वो ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि गांव में लोग क्या होते हैं, वो खुद बिजी होते हैं लेकिन करने को कोई काम भी नहीं होता उनके पास, तो वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग कभी भी अटेंड नहीं करते। उनको कोई मतलब नहीं है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो उसके बाद मैंने उनको बुलाया कि आप आओ एक बार और देखो क्या हो रहा है। तो उसके पापा बहुत मुश्किल 4 लोगों के बीच बैठे, तो टीचर ने उनको बोला कि तुम्हारी लड़कियां हर सब्जेक्ट में 0 ला रही है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, आसान से आसान सब्जेक्ट में भी कुछ नहीं बन सकती तुम्हारी लड़कियां। और उसी के साथ साथ दूसरे जो आदमी बैठे हुए थे गांव के, उनको बोला जा रहा है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा, तुम्हारा बेटा टीचर बनेगा, तुम्हारे बच्चे के इतने परसेंटेज आए हुए हैं। तो इससे क्या हुआ कि उसको एक्चुअल थोड़ी वैल्यू का पता चला कि कुछ बन सकता है ना, कुछ अच्छा इंसान। तो फिर वो पढ़ाई जरूरी है, उसके साथ साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नालायक बन के रह जाओगे। नालायक इन द सेंस नॉट कि 0 इन सब्जेक्ट, नालायक मतलब 4 लोगों के बीच में भी आप नहीं बोलने लायक नहीं रहते हो, आपको बोलना क्या है वो भी नहीं पता चलता, आपके वर्डों पे कंट्रोल नहीं रहता आपका, आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता आपका। बुकिश नॉलेज इज नॉट स्टडी, लेकिन बिहेवियर में चेंज आना वो सब स्टडी होती है, वो सब पढ़ाई एजुकेशन का रियल मतलब होता है। तो उसके पेरेंट्स घर पे आए और वो समझ गए थे। वो आके अपनी तीनों लड़कियों को बोले कि कोई जरूरत नहीं आज के बाद घर का काम करने की, लिखने के लिए दिया टीचर्स ने वो लिखो, पढ़ने के लिए दिया वो पढ़ो, और पहले अपना काम कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मम्मी की हेल्प करवा देना, अदरवाइज खेलो कूद दो। और अगली जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होगी ना,
उसमें सबसे पहले मैं जाके बैठूंगा। अब के बाद मुझे भी ये सुनने को मिलना चाहिए कि तुम्हारी लड़कियां डॉक्टर बनेगी, तुम्हारी लड़कियां टीचर बनेगी। तो ये मेरी थी। जो लड़के 33% से मुश्किल से 5 लड़कियां पास हो रही थी, वो 70% क्रॉस करने लग गई क्योंकि के लिए टाइम मिलने लगा। और उसके बाद ही मैंने अपने आसपास देखा कि जो केस है ना, 1-2 केस मैंने देखे हैं या जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं 20 दिन में पीछे छुड़ा के आ गई अपने घर, लेकिन उन लड़कियों के साथ तो घर पे ही शोषण हो रहा है। उसके बाद भी मैंने अपने आसपास देखा, तो वो कहाँ जाए भाग के, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं कि शादी करने के बाद वो बच जाएगी। इसलिए मैंने जब आसपास में देखा तो मुझे पता चला कि ऐसी लड़कियां बहुत सारी है जिनको जरूरत है इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट केस था जिससे मुझे मोटिवेशन मिली, इंस्पिरेशन मिली और मुझे कुछ अंदर से आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। सो दैट्स इट। इसको आपने बहुत अच्छे से बताया और मतलब इतना सब कुछ सुनने के बाद मेरे पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी। मतलब हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम सबको हर चीज मिलती है वहाँ पे। हम सबको काम नहीं करना होता और अच्छा स्कूल में जाने को मिलता है, तो शायद हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती है इतनी। तो इस मतलब आपकी जर्नी रियली में मतलब इंस्पिरेशनल है। उनसे बात करना ही बहुत मुश्किल होता है कि जब आप